बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्वों के अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से 19 प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे और आगे के प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20, देखिए कौन से एरोसोल्स ओजोन का क्षय करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 20 ये कह रहा है कि कौन कौन से एरोसोल्स है जो कि ओजोन का क्या करते हैं, क्षय। तो देखिए इसका आंसर देखिए, ओजोन परत का क्षय करने वाले एरोसोल्स निम्नलिखित है। पहला देखिए, सुपरसोनिक जेट विमानों से उत्सर्जित नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत की सांद्रता को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया से समझिए। देखिए बच्चों, NO यानी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड O3 ओजोन के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जिससे बनता है NO2 और O2। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जो सुपरसोनिक जेट विमानों से NO यानी जो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्सर्जित होती है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन से क्रिया करके उसकी सांद्रता को कम कर देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो ओजोन का क्या कर देती है, क्षय कर देती है। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये क्या हो गया, एरोसोल्स, यानी ऐसा एरोसोल्स हो गया जो कि ओजोन का क्या करते हैं, क्षय करते हैं। आगे देखिए, दूसरा देखिए, एरोसोल स्प्रे तथा प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त फ्रेओन भी ओजोन का क्षय करते हैं। और दूसरा देखिए, फ्रेओन, देखिए तो जो फ्रेओन है वो भी ओजोन का क्या करते हैं, क्षय करते हैं, उसकी सांद्रता को कम कर देते हैं। और देखिए किस तरीके से, देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए ये क्या है, CCl2F2, ठीक है, Hμ यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट जाता है, मुक्त मूलक के रूप में ये फ्रेओन टूट जाता है और बनता है CF2Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, यानी मुक्त मूलक का निर्माण होता है। और जो ये Cl रेडिकल बना है, जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना है, ये क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन के साथ अभिक्रिया करता है और देखिए क्या बन गया, ClO मुक्त मूलक बन गया और O2। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ओजोन का क्या हो गया, क्षय हो गया। तो देखा हमने कि ये फ्रेओन भी क्या करते हैं, ओजोन की सांद्रता को कम कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 21, देखिए संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 के उत्पादन का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं कि जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ा, H2SO4 के बारे में पढ़ा, तब हमने संस्पर्श प्रक्रम के बारे में भी पढ़ा था। तो हम वही यहाँ पर लिख के आएंगे, साथ ही साथ जो ये संस्पर्श प्रक्रम है, इसका प्रवाह चित्र भी बनाकर आएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संस्पर्श प्रक्रम द्वारा 3 चरणों में संपन्न होता है। तो देखिए बच्चों, हम तीनों चरणों के बारे में लिखेंगे। पहला देखिए, सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्कों को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करना। दूसरा देखिए, उत्प्रेरक यानी V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करना। और तीसरा देखिए, SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम H2S2O7 प्राप्त करना। ठीक है, आगे देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का प्रवाह चित्र। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का प्रवाह चित्र बनाकर आएंगे। और देखिए बच्चों, ये प्रवाह चित्र मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और एक बार वापस इस पर नज़र डाल लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, अगर इस प्रवाह चित्र की हम लोग बात करें, देखिए बच्चों, इस प्रवाह चित्र में ये होता है एक सल्फर बर्नर। देखिए क्या है, ये सल्फर बर्नर होता है जिसमें यहाँ से वायु प्रवाहित की जाती है और देखिए इसमें क्या है, अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ पे सल्फर लगी हुई है। ठीक है, अब वायु की उपस्थिति में जब सल्फर जलती है तो देखिए ये बन जाती है SO2 और O2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और O2 बनती है। ये सल्फर डाई और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से इस चैम्बर में आती है। ये चैम्बर होता है धूल अवक्षेपक चैम्बर। इसमें से गुजरने के बाद ये इस चैम्बर में से गुजरते हैं, यानी SO2 और O2 का जो मिक्सचर है या जो SO2 O2 गैस है वो इस चैम्बर में से गुजरती है और इस चैम्बर में ऊपर से जल की फुहार होती है, जिससे क्या होता है, जो भी अपशिष्ट है वो जल के साथ नीचे आ जाता है। ये अपशिष्ट जल यहाँ से बाहर निकल जाता है। और देखिए इस चैम्बर को कहा जाता है धोने एवं शीतलीकरण के लिए मीनार। ठीक है, इसके बाद क्या है,
ये तीसरा चैम्बर है, देखिए तीसरा चैम्बर है। तीसरे चैम्बर में हमारी SO2 और O2 इंसर्ट होती है। इस तीसरे चैम्बर को कहा जाता है शुष्कन मीनार, और इसमें ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या होती है, फुहार होती है। और इसमें से जब SO2 और O2, देखिए जब SO2 और O2 इसमें से गुजर के जब इधर निकलती है तो वो कैसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। क्लियर है? आगे देखिए, शुष्क SO2 और O2 देखिए इस चैम्बर में से गुजरती है। ये चैम्बर है आर्सेनिक शुद्धिकारक जिलेटनी फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त। इसमें से गुजरने के बाद पूर्व तापक में से होते हुए इस उत्प्रेरकीय परिवर्तक में से गुजरती है, तो SO2 और O2 अभिक्रिया करके SO3 में बदल जाती है। यानी क्या होता है, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब इस चैम्बर में जाती है, इस चैम्बर में ऊपर से सांद्र H2SO4 की फुहार होती है, तो ये किस में बदल जाती है, ओलियम में। H2S2O7 ओलियम का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बच्चों ओलियम का निर्माण होता है और फिर ओलियम से जो हमारा H2SO4 है उसका निर्माण कर लिया जाता है। तो देखिए आगे, प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड को धूल के कणों एवं आर्सेनिक यौगिकों जैसी अन्य अशुद्धियों से मुक्त कर शुद्ध कर लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में ऑक्सीजन द्वारा SO2 गैस का V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण क्या है, मूल पद है। तो ये हम लिख कर आएंगे। आगे देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों SO2, देखिए अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों SO2 और SO2 के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2, यानी 2SO2 प्लस O2, और ये उत्प्रेरक होता है V2O5। ठीक है, और इसकी उपस्थिति में देखिए ये दोनों अभिक्रिया करके बदल जाएंगे SO3 में, यानी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के यहाँ पे 2 अणु बनेंगे। और इसके लिए देखिए डेल आर H नोट की बात करें तो उसका मान होता है -196.6 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय है एवं अग्र अभिक्रिया में आयतन में कमी आती है, अतः कम ताप और उच्च दाब उच्च लब्धि के लिए उपयुक्त स्थितियां है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त संयंत्र का संचालन 2 बार दाब तथा 720 केल्विन ताप पर किया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, उत्प्रेरकी परिवर्तित्र से प्राप्त SO3 गैस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित होकर ओलियम यानी H2S2O7 बना देती है। और देखिए बच्चों, जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। तो देखिए होता क्या है, जो हमें ओलियम प्राप्त हुआ है उस ओलियम में जल को मिलाकर, यानी उसे जल के द्वारा तनु करके हम वांछित सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से आप पूरे संस्पर्श प्रक्रम के बारे में लिखकर आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 22, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है। देखिए इसका आंसर देखिए, SO2 एक हानिकारक गैसीय प्रदूषक है। वायुमंडल में उपस्थित SO2 प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर SO3 बनाती है, जो कि नमी की उपस्थिति में H2SO4 बनाती है। देखिए बच्चों समझिए होता क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक गैसीय प्रदूषक है और प्रकाश की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी SO2 SO3 में बदल जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये नमी की उपस्थिति में क्या बनाती है, H2SO4 बनाती है, जो कि अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आता है। और देखिए इस अभिक्रिया को देखिए किस तरीके से H2SO4 बनता है। देखिए ये 2 अणु SO2 के O2 के साथ अभिक्रिया करेंगे और ये बन गया SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 अणु बन गए। और जब ये जल से अभिक्रिया करेगा यानी नमी से अभिक्रिया करेगा, ये बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए, SO2 पेड़ों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है तथा मनुष्य की आंखों तथा श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 23, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। देखिए इसका आंसर,
हैलोजनों की उच्च विद्युत ऋणता तथा अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है, तथा इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव यानी जो अपचयन विभव है उनके मान भी अधिक होते हैं, अतः ये प्रबल आक्सीकारक होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 24, स्पष्ट कीजिए कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो अम्ल HOF क्यों बनाता है। देखिए बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमें ये स्पष्ट करना है कि जो फ्लोरीन है वो केवल एक ही ऑक्सो अम्ल HOF ही क्यों बनाता है। तो देखिए आंसर देखिए इसका, फ्लोरीन के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणता के कारण यह एकमात्र ऑक्सो अम्ल HOF बनाता है जो कि फ्लोरिक फर्स्ट अम्ल या हाइपोफ्लोरस अम्ल कहलाता है। फ्लोरीन उच्चतर ऑक्सो अम्लों में केंद्रीय परमाणु के रूप में उपयोग में नहीं आ सकता, अतः यह उच्च ऑक्सो अम्ल नहीं बनाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 25, व्याख्या कीजिए कि क्यों लगभग एक समान विद्युत ऋणात्मकता होने के पश्चात भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन आबंध निर्मित करता है जबकि क्लोरीन नहीं। देखिए बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि भाई जो नाइट्रोजन और क्लोरीन है दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, समान होती है, फिर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है जबकि क्लोरीन नहीं। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए आंसर देखिए, नाइट्रोजन तथा क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है, फिर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि क्लोरीन नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का आकार क्लोरीन परमाणु से छोटा होता है जो कि हाइड्रोजन बंध बनाने में क्या होता है, सहायक, ठीक है। तो आया समझ में इसका कारण, भाई कारण ये है कि जो नाइट्रोजन परमाणु है उसका आकार छोटा होता है और ये छोटा आकार हाइड्रोजन बंध बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, ClO2 के दो उपयोग लिखिए। देखिए बच्चों ClO2 यानी क्लोरीन डाइऑक्साइड को ऑक्सीकारक तथा विरंजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। देखिए आंसर देखिए बच्चों, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, इसका कारण यह है कि इनमें दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण होता है जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, क्योंकि संयोजकता कोश व उच्च स्तर में ऊर्जा अंतराल क्या होता है, कम होता है। विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण ये अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए फ्लोरीन पीला, क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला, ब्रोमीन लाल तथा आयोडीन बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 28, जल के साथ F2 तथा Cl2 की अभिक्रियाएं लिखिए। देखिए बच्चों आंसर देखिए, फ्लोरीन यानी F2 जल को ऑक्सीकृत करके ऑक्सीजन देता है। देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए, इस अभिक्रिया में होता क्या है, जो F2 है यानी जो फ्लोरीन है, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए 2F2 है, 2H2O है, दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी और देखिए ये ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, साथ में 4H+ और 4F-, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक तथा हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है। अब देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि अगर अब हम क्लोरीन की जल के साथ अभिक्रिया देखें तो देखिए बच्चों जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरीन है वो जल के साथ अभिक्रिया करके या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाती है तथा HOCl यानी हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है। यानी कहने का मतलब है कि क्लोरीन Cl2H2O जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगी यानी HCl बनाएगी, साथ में HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 29, आप HCl से Cl2 तथा Cl2 से HCl को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल अभिक्रियाएं लिखिए। तो देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए HCl से Cl2 प्राप्त करना, देखिए
सांद्र HCl को मैग्नीज डाइऑक्साइड या KMnO4 जैसे ऑक्सीकारक के साथ गर्म करने से Cl2 प्राप्त होती है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि जो सांद्र HCl है उसे मैग्नीज डाइऑक्साइड या KMnO4 जैसे ऑक्सीकारक के साथ अगर गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, Cl2। और देखिए इस तरीके से हम ये अभिक्रिया लिख के आएंगे। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या है, MnO2 है, ठीक है, MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया 4HCl के साथ हम लोग करवा रहे हैं, ये बन गया MnCl2, Cl2 और ये 2H2, ठीक है। तो हमने क्या देखा, Cl2 बन गई। इसी तरीके से देखिए 2 KMnO4 है और KMnO4 को हम HCl के 16 अणुओं के साथ जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि KMnO4 और HCl को जब गर्म किया जाता है तो KMnO4 के 2 अणुओं के साथ HCl के 16 जो अणु होते हैं वो अभिक्रिया करते हैं। ये बन गया 2 KCl, ये 2 MnCl2, 8 जल के अणु और 5 Cl2, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड या KMnO4 के साथ अगर HCl को गर्म किया जाता है तो Cl2 का क्या होता है, निर्माण, ठीक है। आगे देखिए, अब दूसरा देखिए Cl2 से HCl प्राप्त करना। देखिए Cl2 की H2 के साथ क्रिया से HCl प्राप्त होती है। तो देखिए जो अभिक्रिया देखिए H2 प्लस Cl2 क्या प्राप्त हो गई, 2HCl, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 30। देखिए एंड बार्टलेट जिनोन तथा PTF6 के बीच अभिक्रिया कराने के लिए कैसे प्रेरित हुए। देखिए बच्चों आंसर देखिए, लाल रंग के यौगिक O2 प्लस और PTF6 माइनस के संश्लेषण ने एन बार्टलेट को जिनोन तथा PTF6 के बीच अभिक्रिया कराने को प्रेरित किया तथा उन्होंने लाल रंग का ही यौगिक Xe प्लस और PTF6 माइनस बनाया, क्योंकि जिनोन व ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी लगभग बराबर होती है, ठीक है। और देखिए यह अभिक्रिया हम लोग लिख के आएंगे यहाँ पे। देखिए जिनोन है, जिनोन अभिक्रिया करेगा PTF6 के साथ में और एक लाल रंग का यौगिक बनेगा Xe प्लस PTF6 माइनस, ठीक है। आया समझ में ये आपको। चलिए आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें कुछ यौगिक दिए गए हैं और इनमें हमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है फास्फोरस की। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है H3PO3। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, हमें दिया हुआ है H3PO3 और इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था हमें ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बच्चों हाइड्रोजन ये H3 हमें पता है जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, ठीक है। और यहाँ पे H कितने हैं, 3, तो 3 को गुणा कर देंगे हम +1 से, ठीक है। फिर हम कर देंगे प्लस, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था हमें ज्ञात करनी है जिसे हमने मान लिया X, क्या मान लिया X, ठीक है, प्लस। अब देखिए बच्चों O यानी ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है और हमें पता है कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी 3 को हम गुणा कर देंगे -2 से, ठीक है। और ये बराबर हो गया 0 क्योंकि इस पूरे पे कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन अणु है। अब देखिए ये हो जाएगा 3 + X और ये हो जाएगा -6 बराबर 0। और देखिए बच्चों X बराबर क्या निकल के आएगा, X बराबर निकल के आएगा 6 - 3 बराबर 3, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो फास्फोरस है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकल के आई, +3 निकल के आई है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3, ठीक है। आगे देखिए दूसरा, देखिए बच्चों हमें दिया हुआ है PCl3। देखिए दूसरा हमें दिया हुआ है PCl3, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको मान लेते हैं X, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को मान लेते हैं X, प्लस हमें पता है Cl यानी जो क्लोरीन है वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी 3 को गुणा कर देंगे हम -1 से और इस पूरे पे आवेश 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा X - 3 बराबर 0, यानी X बराबर +3, ठीक है। यानी यहाँ पे भी फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकल के आई, +3, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में। अगला देखिए Ca3P2। देखिए अगला हमें दिया हुआ है Ca3P2
2। इसमें हमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। यहाँ पे भी हम फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेंगे। और देखिए कैल्शियम हमें पता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो 3 को गुणा कर देंगे हम +2 से, +2 को गुणा कर देंगे हम X से, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 0 क्योंकि उदासीन अणु है, तो ये हो जाएगा 6 + 2x बराबर 0। देखिए बच्चों ये हो जाएगा 6 + 2x बराबर 0। और आगे देखिए इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2x, देखिए समझे यहाँ पर 2x बराबर -6। देखिए ये 6 जब बराबर के उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और ये निकल के आ गया x बराबर -3, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर Ca3P2 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकल के आई है, -3। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए Na3PO4, इसमें हमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। देखिए Na3PO4 में हमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों जो सोडियम है, सोडियम दिखाता है +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और ऑक्सीजन प्रदर्शित करता है -2। तो देखिए 3 को तो गुणा कर देंगे हम +1 से, ठीक है, प्लस इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम मान लेंगे X, और ऑक्सीजन की हो जाएगी 4 को गुणा कर देंगे -2 से, और इस पूरे पे आवेश क्या है, 0। तो ये हो जाएगा 3 + x - 8, ठीक है, बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 8 - 3, और ये x बराबर निकल के आएगा 5, ठीक है। यानी यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था है +5। क्या है, +5, ठीक है बच्चों। आगे देखिए पांचवा, देखिए POF3। देखिए बच्चों हमें दिया हुआ है POF3, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था हमें ज्ञात करनी है। इसे हमने मान लिया X, ठीक है। हमें पता है ऑक्सीजन दिखाता है -2, ठीक है, और इसी तरीके से फ्लोरीन दिखाता है -1, और इस पूरे पे है 0। तो ये हो जाएगा x - 2 - 3 बराबर 0, और ये x बराबर निकल के आ गया +5। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल के आई, +5, ठीक है। आया समझ में आपको। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 32। देखिए निम्नलिखित के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। देखिए बच्चों पहला देखिए, जब NaCl को MnO2 की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो देखिए आंसर क्या है, जब NaCl को MnO2 की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। और देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों इसकी, देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए 2NaCl, भाई 2NaCl है, देखिए 2NaCl है, इसकी अभिक्रिया MnO2 और 2H2SO4 जो सांद्र H2SO4 है उसके साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है। और देखिए क्या बना, ये बना Na2SO4, साथ में MnSO4, 2 जल के अणु और Cl2, यानी क्लोरीन का क्या हुआ यहाँ पे, निर्माण हुआ। देखिए तो ध्यान से देखिए क्लोरीन का क्या हुआ है यहाँ पे, निर्माण, ठीक है, ये बन गई Cl2। चले आगे, आगे देखिए दूसरा, देखिए जब क्लोरीन गैस को NaI के जलीय विलयन में प्रवाहित किया जाता है, तो देखिए बच्चों जब क्लोरीन गैस को NaI के जलीय विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो आयोडीन बनती है। और देखिए इस अभिक्रिया को, देखिए ये क्या है, 2NaI, ठीक है, 2NaI है, इसमें हम Cl2 यानी क्लोरीन को हम क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। देखिए बच्चों हम NaI के जलीय विलयन में Cl2 को प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये बन गया 2NaCl और साथ में I2, ठीक है, साथ में क्या बन गई, आयोडीन, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 33। देखिए जिनोन फ्लोराइड XeF2, XeF4 तथा XeF6 कैसे बनाए जाते हैं। समझिए बच्चों कि जो जिनोन फ्लोराइड होते हैं XeF2, XeF4, XeF6, इनके बारे में बताना है कि ये कैसे बनाए जाते हैं। देखिए आंसर, अनुकूल परिस्थितियों में तत्वों की
प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा जिनोन 3 प्रकार के द्विअंगी फ्लोराइड XeF2, XeF4 तथा XeF6 बनाती है। और देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों हम लोग इन अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। देखिए जिनोन है, जिनोन की अभिक्रिया F2 के साथ करवा रहे हैं, और कब करवा रहे हैं? जब जिनोन आधिक्य में है। और परिस्थितियां देखिए 673 केल्विन ताप और 1 बार दाब पर, ये क्या बन गया? XeF2। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जिनोन है, जिनोन की अभिक्रिया 2F2 के साथ करवा रहे हैं 873 केल्विन ताप और 6 बार दाब पर, ये क्या बन गया? XeF4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसी तरीके से देखिए ये जिनोन है, देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए जिनोन है, और जब जिनोन की अभिक्रिया 3F2 के साथ करवा रहे हैं 573 केल्विन ताप और 65 बार दाब पर, ये बन गया XeF6। ठीक है, इस तरीके से XeF2 यानी जिनोन डाईफ्लोराइड, XeF4 यानी जिनोन टेट्राफ्लोराइड और जिनोन हेक्साफ्लोराइड XeF6 का निर्माण किया जा सकता है। और देखिए 143 केल्विन ताप पर XeF4 तथा O2F2 की क्रिया से भी XeF6 बनता है। तो देखिए यहाँ पे XeF4 यानी जिनोन टेट्राफ्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया O2F2 के साथ करवा रहे हैं, ये बन गया जिनोन हेक्साफ्लोराइड और साथ में O2। ठीक है, आया समझ में? आगे देखिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, किस उदासीन अणु के साथ ClO माइनस सम इलेक्ट्रॉनी है? क्या यह अणु लुईस क्षारक है? आंसर देखिए ClF यानी क्लोरीन फ्लोराइड ClO माइनस का सम इलेक्ट्रॉनी है, क्योंकि दोनों में 26 इलेक्ट्रॉन है। देखिए जो दोनों में ही क्या है? 26 इलेक्ट्रॉन है। तथा ClF लुईस क्षारक है क्योंकि इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। और देखिए बच्चों यहाँ पे जो ClF क्लोरीन फ्लोराइड है, ये लुईस क्षारक है, और क्यों है? क्योंकि इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को सामने लिखे गुणों के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए बच्चों पहला देखिए F2Cl2 Br2 I2। ठीक है, इन्हें आबंध वियोजन एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। दूसरा देखिए HF HCl HBr HI, इन्हें अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। और तीसरा देखिए NH3 PH3 ASH3 SBH3 और BiH3, इन्हें क्षारक सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए बच्चों आंसर देखिए, देखिए पहला देखिए बच्चों, अगर सबसे पहले हम इसकी बात करें F2Cl2 Br2 I2 आबंध वियोजन एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में हम लोग बात करें तो देखिए बच्चों सबसे ज़्यादा जो आबंध वियोजन एंथैल्पी होती है वो Cl2 की, उसके बाद Br2 की, उसके बाद F2 की और फिर I2 की। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम HF HCl HBr HI अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे ज़्यादा अम्लता होगी HI की। देखिए सबसे ज़्यादा अम्लता HI की यानी अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होगी इसकी HI की, उससे कम HBr, उससे कम HCl और उससे कम HF की। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए बच्चों अगर हम इन्हें क्षारक सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो देखिए NH3 की क्षारक सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम PH3, उससे कम ASH3, उससे कम SBH3 और इससे कम या इक्वल। देखिए इसका मतलब होता है या तो इससे कम या इक्वल किसकी होगी? BiH3 की। ठीक है, तो ये होगी इनकी व्यवस्था का क्रम। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 36। देखिए बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्तित्व में नहीं है? देखिए बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं XeOF4 NeF2 XeF2 XeF6। और देखिए बच्चों इन चारों में से अगर हम लोग बात करें तो NeF2 जो नियोन का ये यौगिक है NeF2 ये अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, और ये जो जिनोन है, ये जिनोन के जो तीनों यौगिक है ये क्या है? अस्तित्व में होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 37, उस उत्कृष्ट गैस स्पीशीज का सूत्र देकर संरचना की व्याख्या कीजिए जो कि इनके साथ समसंरचनीय है।
और पहला देखिए ICl4 माइनस। तो देखिए बच्चों ICl4 माइनस का सम संरचनीय XeF4 है। देखिए ये जो हमें दिया हुआ है ना ICl4 माइनस, इसकी सम संरचनीयता की अगर हम लोग बात करें, यानी कौन सा यौगिक किसके सम संरचनीय है, यानी किसकी संरचनाएं समान है इसके साथ में, तो ये होगा XeF4। यानी ये उत्कृष्ट गैस स्पीशीज का ऐसा यौगिक है जिसकी संरचना ICl4 माइनस के समान होती है। और देखिए XeF4 की संरचना वर्ग समतलीय होती है। कैसी होती है संरचना? वर्ग समतलीय, क्योंकि इसमें जिनोन पर 4 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म तथा 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं एवं जिनोन में sp3d2 संकरण होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे संरचना देखिए इसकी, देखिए बच्चों ये हमारे XeF4 की वर्ग समतलीय संरचना है। ठीक है, वर्ग समतलीय संरचना है। और देखिए ये जिनोन है, आप ध्यान से देखेंगे ये 2 तो क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। भाई हमने पढ़ा ना अभी किसमें 2 तो क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये 1 2 3 4 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। और जिनोन में संकरण की बात की जाए तो संकरण होता है sp3d2, यानी ये जिनोन है इसमें संकरण होगा sp3d2। ठीक है, आया समझ में? आगे देखिए दूसरा है IBr2 माइनस। तो देखिए IBr2 माइनस का सम संरचनीय XeF2 होता है। इसकी संरचना रेखीय होती है तथा जिनोन में sp3d संकरण होता है। इसमें 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो देखिए बच्चों इसकी संरचना देखिए, देखिए ये हमारी XeF2 की संरचना हो गई। और अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 तो क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। भाई हमने पढ़ा है ना कि 3 तो इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और देखिए ये 2 क्या है, इसमें बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, और देखिए इसकी संरचना कैसी हो गई, रेखीय संरचना हो गई। और जिनोन में संकरण की बात करें तो इसमें होता है sp3d संकरण। ठीक है, आया समझ में आपको? आगे देखिए तीसरा देखिए BrO3 माइनस। देखिए बच्चों BrO3 माइनस का सम संरचनीय XeO3 है। इसकी संरचना पिरेमिडी होती है तथा जिनोन में sp3 संकरण होता है। इसमें 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो देखिए इसकी संरचना देखिए, ये हमारी XeO3 की संरचना है जो कि पिरेमिडी होती है। देखिए XeO3 की पिरेमिडी संरचना और जिनोन में sp3 संकरण होता है। ये 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये इसमें क्या होते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 38, उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं? देखिए बच्चों आंसर देखिए, उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या यानी आकार वॉन्डरवॉल त्रिज्या के रूप में ली जाती है। देखिए क्या होता है कि जो उत्कृष्ट गैसें होती है उनकी परमाणु त्रिज्या यानी जो आकार है वॉन्डरवॉल त्रिज्या के रूप में ली जाती है, जबकि अन्य तत्वों के लिए सहसंयोजी त्रिज्या ली जाती है। उत्कृष्ट गैसों के लिए सहसंयोजी त्रिज्या ज्ञात नहीं की जा सकती क्योंकि ये अणु नहीं बनाती। चूंकि वॉन्डरवॉल त्रिज्या का मान सहसंयोजी त्रिज्या से अधिक होता है, अतः उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 39। देखिए नियोन तथा ऑर्गन गैसों के उपयोग सूचीबद्ध कीजिए। देखिए ध्यान से आंसर देखिए, नियोन तथा ऑर्गन गैसों के उपयोग निम्नलिखित है। पहला देखिए नियोन का उपयोग, सबसे पहले हम नियोन के उपयोग के बारे में बताएंगे। देखिए नियोन का उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों के विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किया जाता है। नियोन बल्बों का उपयोग वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे नियोन के उपयोग। आगे देखिए ऑर्गन का, देखिए ऑर्गन का उपयोग उच्च ताप धातु कर्मीय प्रक्रमों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे धातुओं तथा उपधातुओं के आर्क वेल्डिंग में।
इसका उपयोग विद्युत बल्बों को भरने में भी किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऑर्गन का जो उपयोग है वो विद्युत जो बल्ब होते हैं उनको भरने में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग वायु सुग्राही पदार्थों के प्रबंधन में भी किया जाता है। तो ये हो गई हमारे ऑर्गन और जो नियॉन है उनके उपयोग, यानी कहाँ कहाँ पे नियॉन का उपयोग किया जाता है और कहाँ कहाँ पे ऑर्गन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 के सभी अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।